नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ऐसे समय जब दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं, ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय लेख में भारत को धमकी दी गई है। उसमें कहा गया है कि भारत का रवैया बेहद आक्रामक है, पड़ोसियों से उसकी बनती नहीं है। वह दक्षिण एशिया में दबदबा कायम करने की रणनीति अपनाए हुए है, जिसके लिए जरूरी संसाधन उसके पास नहीं है और उसे इस आक्रामकता की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके साथ ही कहा गया है कि अगर भारत ने जोखिम संभालने में बुद्धिमानी नहीं दिखाई तो उसे अंधी रणनीतिक आक्रामकता की भारी कीमत चुकानी होगी। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बुधवार को सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार इस पूरे मामले पर देश को सच नहीं बता रही है। उन्होंने ट्वीट कर पूछा है कि मैं विवादित क्षेत्र से चीनी सेना के पीछे हटने का स्वागत करता हूं, लेकिन क्या कोई बताएगा कि चीनी सेना किस जगह से पीछे हटी है और अब पीछे हटकर कहां गई है। उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा, इसी तरह भारतीय सेना के जवान किस जगह से वापस आए हैं। क्या कोई भी सेना चीनी या भारतीय एलएसी के एक पार से दूसरे पार की ओर गई है? इन सवालों के जवाब जरूरी हैं, क्योंकि देश की जनता ये कब से जानने की कोशिश कर रही है कि 15 जून को क्या हुआ था और कहां हुआ था। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पहले हिंदू मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। पाकिस्तानी अदालत ने एक जैसी उन 3 याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें देश की राजधानी में पहले हिंदू मंदिर के निर्माण को चुनौती दी गई थी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ में न्यायमूर्ति आमिर फारूक ने मंगलवार को यह फैसला दिया। उन्होंने ये साफ कर दिया कि इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू पंचायत पर कोई रोक नहीं है। आईएचपी को मंदिर निर्माण के लिए भूमि आवंटित की गई है। पाकिस्तान ने अपनी जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में भारत को दूसरे काउंसलर एक्सेस का न्योता दिया है। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया है कि जाधव ने समीक्षा याचिका दायर करने से मना कर दिया है और चाहते हैं कि उनकी दया याचिका को ही आगे बढ़ाया जाए। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी जाहिद हाफिज चौधरी ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 17 जून को जाधव को पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि उनकी दया याचिका को ही आगे बढ़ाया जाए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और एमआईटी ट्रंप प्रशासन के फैसले के खिलाफ अदालत में पहुंच गए हैं। उन्होंने संघीय अदालत में कहा है कि ट्रंप प्रशासन को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को वापस भेजने के आदेश को रोकना चाहिए। बता दें, अमेरिका ने हाल ही में कहा है कि वो उन छात्रों को वापस भेजेगा जिनके क्लासेस ऑनलाइन हो रहे हैं। इसी के खिलाफ याचिका डाली गई है और याचिका में ट्रंप प्रशासन के आदेश को गैर कानूनी बताया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्टों के खिलाफ वित्तीय लेन देन में कथित अनियमितताओं को लेकर जांच की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार सुबह एक ट्वीट में जानकारी दी है कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट तथा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा इनकम टैक्स तथा वित्तीय दान से जुड़े नियमों के कथित उल्लंघन के खिलाफ जांच के लिए मंत्रालय द्वारा अंतर मंत्रालय समिति यानी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया गया है। गांधी परिवार से जुड़े तीनों ट्रस्टों में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के आदेश के बाद कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व इससे डरने वाला नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, मोदी जी को लगता है कि सारी दुनिया उनके जैसी है। वो सोचते हैं कि हर किसी की कोई कीमत होती है या हर किसी को डराया जा सकता है। वो ये भी नहीं समझेंगे कि जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं उनकी ना कोई कीमत होती है और ना ही उन्हें डराया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कानपुर के कुख्यात बदमाश विकास दुबे के 3 साथियों श्यामू वाजपेयी, जहान यादव और संजीव दुबे को गिरफ्तार किया गया है। चौबेपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के दौरान मुठभेड़ में श्यामू वाजपेयी घायल भी हुआ है और यह 50,000 का इनामी है। एडीजी ने कहा, इसके अलावा हरियाणा की फरीदाबाद पुलिस ने भी मुठभेड़ के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उसने बदमाश विकास दुबे के साथी श्यामू वाजपेयी को आज मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है, जिसमें वो घायल भी हो गया है। हालांकि द हिंदू की खबर के अनुसार श्यामू के परिवार का कहना है कि 8 पुलिस वालों की मौत के बाद उसको तो 3 जुलाई की सुबह को ही उठा लिया गया था। श्यामू की मां का कहना है कि श्यामू को 3 जुलाई को ही पुलिस ने सुबह 5 से 6 बजे के बीच घर से उठा लिया था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के घर हुए एनकाउंटर में पूर्व एसओ विनय तिवारी की अहम भूमिका बताई जा रही है। इन्हीं आरोपों के आधार पर चौबेपुर थाने के पूर्व एसओ विनय तिवारी और एक अन्य इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। विनय तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने ही विकास दुबे को खबर दे दी थी कि पुलिस उसके घर छापा मारने वाली है। कानपुर शूटआउट के बाद से योगी सरकार सवालों के घेरे में है। इस घटना के बाद से लगातार विपक्ष की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा जा रहा है। बुधवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार को फिर घेरा। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि अब तो विकास खुद ही पूछ रहा है कि विकास को कब गिरफ्तार करोगे।
करोगे भी या नहीं? वैसे यूपी की नाम बदलू भाजपा सरकार के पास एक विकल्प और है, किसी और का नाम बदलकर विकास रख लें और फिर बाकी क्या कहना है जनता समझदार है। सीबीएसई ने कोविड-19 की महामारी के चलते स्कूलों में नियमित कक्षाएं बुरी तरह से बाधित होने के चलते 9वीं से 12वीं तक के अपने सिलेबस में 30% कटौती की घोषणा की है। इसके तहत बोर्ड ने 9 से 12वीं कक्षा के सिलेबस को रिवाइज किया है और सिलेबस से लोकतांत्रिक अधिकार यानी डेमोक्रेटिक राइट्स, फूड सिक्योरिटी, संघवाद यानी फेडरलिज्म, नागरिकता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षतावाद जैसे अहम चैप्टर को सिलेबस से हटा दिया है, जिसके बाद कई जानकारों और विशेषज्ञों ने बोर्ड के इस कदम का विरोध किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं इस बात से अचंभित हूं कि केंद्र ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के भार को कम करने के नाम पर नागरिकता, संघवाद जैसे बेहद महत्वपूर्ण विषयों को कैसे हटा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, हम इस पर कड़ी आपत्ति जताते हैं और मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार से अपील करते हैं कि इन महत्वपूर्ण पाठों को किसी भी कीमत पर हटाया नहीं जाए। देश में 24 घंटों में 22,752 पॉजिटिव केस आए हैं और 482 लोगों की मौत हुई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 7,42,000 से अधिक हो गई है और मौतों का आंकड़ा 20,642 हो गया है। इसके अलावा करीब 4,56,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। फिलहाल करीब 2,65,000 संक्रमित मामले हैं। पूरी दुनिया में 1,18,00,000 से अधिक संक्रमित मरीज हो चुके हैं। इसके अलावा मरने वालों का आंकड़ा 5,44,000 से ज्यादा हो गया है। वहीं 69 लाख के करीब लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।